अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीडीएम का आखिरी जलसा आज लाहौर में हुआ और इस जलसे के हवाले से जो ऑपोजिशन जमाते हैं उनकी राय यह है कि हमें चैलेंज किया गया था कि मीनारे पाकिस्तान भर के दिखाओ, और हमने ग्राउंड भी भर दिया, बल्कि ग्राउंड के बाहर लोग भी मौजूद थे जो कि अंदर नहीं आ सके। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का यह कहना है कि एक फ्लॉप शो था, लोग इकट्ठे नहीं कर सके, नाकाम इवेंट था। बात तो की गई थी आर या पार होगा, लेकिन वो हो नहीं सका, ये राय हुकूमत की है। अब इस पर तो दोनों की दो राय हो सकती है, लेकिन एक अहम बात यह है कि इस जलसे के हवाले से ये कहा गया था कि आर या पार होगा और इसमें अहम ऐलानात होंगे, और एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये बताया जाएगा कि एग्जैक्टली लॉन्ग मार्च किस दिन होगा, क्या लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील भी हो सकता है, और जो इस्तीफे देने की बारी आएगी तो वो कब नेशनल असेंबली के स्पीकर को या रेलेवेंट असेंबलीज को दिए जाएंगे, उसका ऐलान आज नहीं किया गया। लेकिन ये जरूर कहा गया और मरियम नवाज साहबा की तरफ से ये वादा लिया गया कि अगर हम लॉन्ग मार्च करेंगे और वहां पर धरना दे के बैठेंगे, जितने दिन बैठेंगे तो क्या हमारे साथ बैठेंगे। यही बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी की है कि इस्लामाबाद जाएंगे और हुकूमत को गिराएंगे, और मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा है कि हम इस्लामाबाद की तरफ जब मार्च करेंगे तो इस्तीफे हमारे साथ होंगे। जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की तरफ पूरी कौम मार्च करेगी और पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। नाजायज हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे। अपनी बहन के साथ जरा वादा करो कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आपको लॉन्ग मार्च करना पड़े तो निकलोगे घरों से, और जितने दिन रुकना पड़ेगा अपनी बहन और बेटी के साथ रुकोगे। वादा। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। अब लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद हम आ रहे हैं और सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के रहेंगे। लॉन्ग मार्च की बात आज की गई, इस्तीफा लेने की बात की गई, इस्तीफा साथ लेके जाएंगे ये बात भी की गई, लेकिन ये तमाम वो बातें हैं जो कि पीडीएम पहले ही अपने इजलास के बाद बता चुकी थी। कहा गया था कि आज बड़े और अहम ऐलान होंगे, आर या पार होगा। उस किस्म का कोई नया ऐलान या कोई नई तारीख नहीं दी गई। ये भी नहीं बताया गया है कि लॉन्ग मार्च तक क्या स्ट्रेटेजी होगी, पीडीएम कहां कहां किस किस्म के जलसे या रैलीज करेगी। इस हवाले से भी आज कोई हिकमत अमली नहीं बताई गई है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया है। इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम ने पैसा खर्च किया, बहुत टाइम लगाया, लेकिन उसके बावजूद एक पैथेटिक शो था। लोगों की जान को कोविड वायरस की वजह से खतरे में डाला गया, लेकिन इसके बावजूद एक नाकाम शो था। वजीर आजम का कहना है, पैथेटिक का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और यह भी कहा है कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो वजीर आजम की नज़र में ये एक पैथेटिक शो था। इस पर भी हम आगे जाके बात करेंगे प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर फैसल जावेद साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे मुनीब फारूक, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान हैं, और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब भी मौजूद है, जो कि आज जलसा गाह पर थे। इसलिए मैं चाहूँगा कि मीर साहब आपसे ही बात का आगाज़ किया जाए। कल आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि बड़ी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होती है मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की, और ये PMLN का पहला जलसा था। पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर जलसा कर रही थी। तो आपको लगता है कि जो मकसद था वो उसमें कामयाब रही है पीडीएम, और जैसे कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से कहा जा रहा था कि आर या पार होगा, क्या उस किस्म का इंपैक्ट क्रिएट किया है आज पीडीएम ने? देखिए, इस बात से तो आप इनकार नहीं ना करेंगे कि माजी में मीनारे पाकिस्तान पर जितने भी जलसे हुए हैं वो इस मौसम में, यानी कि दिसंबर की सख्त सर्दी में और पेंडेमिक में नहीं हुए। तो आप अगर देखें तो जो बेनज़ीर भुट्टो साहब का इधर बहुत बड़ा जलसा था वो था अप्रैल का महीना, अप्रैल 1986, और फिर इमरान खान साहब का था वो था अक्टूबर 2011। तो अक्टूबर में तो इतनी सर्दी नहीं होती, तो ये सर्दी बहुत ज्यादा थी। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं उन्होंने सरदार अयाज सादिक साहब के घर पे कुछ गैर जरूरी ताखीर की। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब अक्टूबर में गुजरावाला में इनका पहला जलसा हुआ था तो उस वक्त मौसम कुछ ठीक था, तो वहां पर भी ये आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी आपको ये बताया था कि पब्लिक जो है वो उसने आगे स्टेडियम भर दिया था, लेकिन लीडरशिप बहुत देर से आई। तो मेरा ख्याल है आज का जो मौसम था उस लिहाज से अगर देखा जाता तो अगर ये रहनुमा जो है, ये जो इन्होंने लंच किया सरदार अयाज सादिक के घर पे,
वहां पे एक मीटिंग भी थी, उसमें इतनी ज्यादा देर ना लगाते, क्योंकि ये 4:30-5 बजे के करीब पहुंचे वहां पे, जबकि शाम हो चुकी थी और काफी सर्दी थी। तो अगर ये जल्दी आ जाते तो जो आसपास में लोग बैठे हुए थे इंतजार कर रहे थे वो भी जरा जल्दी आ जाते, तो ये जलसा जल्दी हो सकता था। अब ये ऐसा लगा कि ये जलसा जो है ये शाम को शुरू हुआ और ये रात को 9:30 बजे के करीब जाके खत्म हुआ है। तो टाइमिंग जो है मेरे ख्याल से वो लीडरशिप को उसका ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि जो लोग आए इतनी दूर से भी आए हैं, इवन अगर लाहौर से भी आए हैं, तो मौसम जो है वो काफी ठंडा है। और खुद मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि जनाब मेरी तो कुल्फी जम गई है यहाँ पे। तो अगर उनकी कुल्फी जम गई है और उन्होंने इतनी गर्म जैकेट पहनी हुई थी, तो बाकी लोग जो है उनका क्या हुआ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको इस चीज का ख्याल करना चाहिए था। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना आर हुआ या पार हुआ, मेरे ख्याल से आज के जलसे में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने इतनी लंबी तकरीर नहीं की, लेकिन उनकी तकरीर बहुत ही अहम थी। और उस तकरीर में उन्होंने एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब किसी से कोई डायलॉग नहीं होगा और अब फोन करना बंद कर दें। तो जो लोग उनको फोन कर रहे हैं उनको उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे आप फोन नहीं करें। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इसके बड़े स्टेक्स हैं सिंध में और शायद ये जो है ये आखिर में आके कंप्रोमाइज कर लेगी या उस तरह का स्टैंड नहीं लेगी कि जैसा मुस्लिम लीग नून ने और मौलाना फजलुर रहमान ने और अख्तर मैंगल साहब ने लिया हुआ है, तो आज उन्होंने ये गलतफहमी तो दूर कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग ये समझ रहे थे कि पीडीएम जो है वो अल्टीमेटली को बड़ा थ्रेट नहीं बनेगी, उन्होंने भी बैंक किया हुआ था पीपल्स पार्टी पे। तो मेरा ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अब हमें कोई फोन ना करे और हमने कोई डायलॉग वायलॉग नहीं करना। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है। लिहाजा मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन लोगों को मैसेज दे दिया है जो ये समझ रहे थे कि वो उनको एंगेज करके तो पीडीएम को लॉन्ग मार्च से रोक लेंगे या पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च में शामिल होने से रोक लेंगे। सही। मैं चाहूंगा कि मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपके ख्याल में जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते वो इम्पैक्ट आज क्रिएट कर लिया है? क्या वाकई ये आर या पार था? क्योंकि खास तौर पे जो ये बात कही गई थी कि आज अहम ऐलानात होंगे, तो जो ऐलानात हुए हैं उसके हवाले से तो पहले ही पीडीएम अपने इजलास के बाद बता चुकी थी कि लॉन्ग मार्च भी होगा, लेकिन स्पेसिफिक डेट नहीं दी थी। इस्तीफे लीडरशिप को दिए जाएंगे, लेकिन स्पीकर को कब दिए जाएंगे इस पर भी कोई वजाहत नहीं दी। और इस दौरान क्या करेंगे तकरीबन 45-50 दिन का वक्त है, इस दौरान पीडीएम की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस हवाले से भी आज ऐलान नहीं हुआ। शहजाद शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐलान करना और फैसले करना और फैसला करके अपने पास वो फैसले रखना मुख्तलिफ है। और कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त कि हम अपने ऐलान करके हुकूमत को अभी से बता दें कि हम क्या करने लगें। अपनी स्ट्रैटेजी खोल के बताने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो हामिद साहब ने बात करी है कि बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने कहा कि फ़ोन तक ना करें मुझे अब, तो इससे शायद ज़ाहिर होता है कि लोग इनको फ़ोन कर रहे थे। और आपको पता है कि काफ़ी एक मूवमेंट कोशिश थी हुकूमत की कि पीडीएम के अंदर जो है वो दरार पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो नहीं हो रहा। दूसरा आप ये देखें कि एक तो ये कि जलसा एक हिस्टोरिक जलसा था, सुबह से हुकूमत लगी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं को 4000 लोग हैं, को 5000 लोग हैं, उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। कुछ लोग अपना कुत्ते के साथ खेलने की तस्वीर डाल रहे हैं कि वो लगे कि हम परेशान नहीं हैं। अब इसलिए अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं वो, इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो ये सब जो हुकूमत जो कर रही थी, और इसके अलावा आपको पता है कि पिछले दिनों के अंदर उन्होंने जो कुर्सियां देते हैं हमको, जो बत्तियां दे रहे थे, जिनको हमने एडवांस दिया था, उनको उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर केसेस कर देंगे, तो वो पीछे हटे। जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ मतलब खाना खाया है बट कढ़ाई, उसके ऊपर इन्होंने एफआईआर काटा। तो जितने हथकंडे उन्होंने मुल्तान में एक डिफरेंट नेचर के हथकंडे थे, इस बार डिफरेंट नेचर के हथकंडे हैं। लेकिन वो जो इमरान खान का जमहूरी रवैया नहीं है, जो डिक्टेटोरियल रवैया है, जो शुरू से था। साहब, मैंने मीर साहब से ये भी पूछा कि क्या ये जलसा क्रिएट कर सका, तो उन्होंने 2-3 रीजंस बताए। उन्होंने कहा मिसमैनेजमेंट थी, फिर डिले किया गया, कोरोना था, ठंड थी। तो वो ये नहीं बता रहे कि हाँ उतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो रीजंस बता रहे कि जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं नाकामी हुई है। मैं हामिद मीर साहब से माजरत के साथ इख्तलाफ करता हूँ। मेरे ख्याल से था वो भरपूर जलसा था। वो बात हामिद साहब की एकदम दुरुस्त है कि थोड़ी सी देर से उन्होंने ये नहीं कहा है कि नाकाम जलसा था, वो रीजंस बता रहे थे कि कहाँ कहाँ बेहतर कर सकते थे। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब जब पहुंचे हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक जुलूस के तहत आए हैं, फिरोजपुर रूट पे देर लग गई उनको, तो थोड़ा सा लेट हुए और सब कुछ। जाहिर है ये बात सही है कि 7 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये 7:30-8 बजे तक, और ये 9:30 बज गए। ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और सर्दी बिल्कुल थी। लेकिन ये कि अब आप ये देखें ना कि अगर ये अब ये इस बात पे फ़ख्र कर रहे हैं कि अब 85 रुपए की चीनी हो गई, जो 115 पे ले गए थे, जो 5 साल तक नवाज शरीफ ने 55 की मेंटेन करी है।
आज कम से कम पीडीएम के जलसे की वजह से इनके नए चोरी के प्लान्स तो बंद हो गए, नहीं तो चीनी पे एक और डाका मारते इस साल। इनके आटा जिनको, ये इनके मिनिस्टर को नहीं समझ आ रही कि गंदम कहाँ चला गया। बुजदार साहब और उनके बहनोई जो हैं वो उनको अफगानिस्तान स्मगल करा रहे हैं, कैटल फार्मिंग में दे रहे हैं, वो सब चोरी बंद कराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह थोड़ा सा वीट भी सस्ता करा लेंगे। अद्वियात के अंदर चोरी करी। मैं इस पर आता हूं, जरा मुझे मीर साहब से दोबारा इस हवाले से पूछ लेने दीजिए, क्योंकि मीर साहब आप कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट थी, कोरोना एक फैक्टर था और ठंड बहुत ज्यादा थी, तो क्या इसकी वजह से ये जलसा उतना बड़ा नहीं था जितना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का था या 2011 में इमरान खान का था? देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जलसा तो बहुत बड़ा था, वो तो मैं उसका आई विटनेस हूं। वो तो शहजाद साहब, वो सिर्फ मीनारे पाकिस्तान में नहीं था, वो तो पूरे लाहौर में जलसा था, और लाहौर का जो पुराना एयरपोर्ट है वहां से लेके मीनारे पाकिस्तान तक लोग ही लोग थे। ऐसा जलसा ना पहले कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ, अलबत्ता जो ये इमरान खान साहब का जलसा था 2011 का, वो जलसा जो है वो उन्होंने बड़े अच्छे टाइम पर शुरू किया था और इसीलिए उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो आज का जो जलसा है इसमें आप देखें कि इस चीज को भी आप गौर करें कि इसमें पीडीएम जो है वो कुछ ऐसे सियासतदान जो हमेशा से पंजाब पर तनकीद करते रहे हैं, हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे हैं, उन सियासतदानों को भी वो मीनारे पाकिस्तान के साए तले वो लेके आए हैं और उन्होंने वहां पे आज शिकवा शिकायत किया है। खास तौर पे अख्तर मेंगल साहब की तकरीर जो है वो पंजाब के साथ उन्होंने बहुत खुलकर शिकवा शिकायत किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हम इस आइन से वफादारी का हलफ उठाते हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जो अपनी माजी की गलतियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा और कफारा अदा करना पड़ेगा। तो इस किस्म के जो लोग हैं उनकी तकरीरें जो है वो सब टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। अख्तर मेंगल साहब की तकरीर थोड़ी सी दिखाते हैं फिर बंद हो जाती है, महमूद अजगज़ई की तकरीर थोड़ी सी दिखाते हैं फिर बंद हो जाती है। तो ये तो क्रेडिट देना आप पीडीएम को कि पीडीएम जो है वो इन तमाम सियासतदानों को जो हमेशा से, जिनको समझा जाता है कि ये पंजाब के बहुत बड़े नाकिद है और इन पर पाकिस्तान दुश्मनी का इल्जाम लगता है, इन पर गद्दारी का इल्जाम जो है वो 50 से लग रहा है। मुस्लिम लीग नून पर तो अब लगना शुरू हुआ ना, इन पर तो 50 से लग रहा है जब अयूब खान ने पहला ऑपरेशन किया था बलोचिस्तान में। तो ये लोग अगर मीनारे पाकिस्तान के साए तले आए हैं, बेशक ठंड है, बेशक कोरोना वायरस है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आके ये तो नहीं कहा ना कि हम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। इन्होंने ये कहा है मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े होके कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, लेकिन गुलाम बनकर नहीं, बराबरी की बुनियाद पर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी पीडीएम की कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ से। हमारे साथ फैसल जावेद साहब भी मौजूद है। फैसल जावेद साहब, मैं तो कहते हैं कि पैथेटिक जलसा था, इतना पैसा खर्च किया, टाइम किया, लेकिन पैथेटिक का तो मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही फ्लॉप हो, कोई ना आया हो। इसमें डिबेट हो सकती है कि क्या माजी के जलसों से बड़ा था, लेकिन एक क्राउड तो वहां पे मौजूद था। फिर वो क्यों कह रहे हैं पैथेटिक? और मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि कुत्तों के साथ जो तस्वीर शेयर की है इमरान खान साहब ने, ये अपनी परेशानी छुपाने के लिए कर रहे हैं। 11 से ज्यादा जमातें मिल के इकट्ठे जलसा कर रही हैं। 11 से ज्यादा जमातें मिल के इकट्ठा, 13 जमातें कितनी हैं मिल के कर रही हैं जलसा, और एक इमरान खान के जलसे के बराबर इतने लोग तो हमारे स्टेज पे होते हैं जितने इनके पूरे जलसे में थे। हमने हैट्रिक की हुई है मीनारे पाकिस्तान में। वो फुटेज अगर आप चलाएं 2014 के जलसे अगर की वो ओवर प्ले कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा डाउन प्ले कर रहे हैं कि इतने हमारे स्टेज पर होते लोग। सुने ना किस चीज़ के लिए जलसे कर रहे हैं? पहली तो ये चीज़ है ना, इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पैथेटिक जलसा, फ्लॉप शो। इनके सारे शोज ही फ्लॉप, इंक्लूडिंग दिस वन। इतनी जमातें मिल के भी इतने लोग नहीं निकाल सकें। और इस चीज़ के लिए सारी जद्दोजहद जो ये कर रहे हैं ना, ये कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने इसी बयान में बड़ा वाज़ेह नजर नहीं आ रही क्या है? ये है कि चौधरी शुगर मिल, अल अजीज़िया, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट, हमारे केसेस इमरान खान साहब माफ़ कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है, हम तहरीक रोक देंगे। ये बार बार मैसेज पहुंचाते हैं और ये दे देते हैं कि ये जी हमारे केसेस खत्म कर दें। नहीं, आज तो बिलावल साहब ने कहा कि हमसे राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, हम राब्ता करने के मूड में नहीं है, हमसे ना राब्ता किया जाए। बाकायदा उन्होंने कहा नो डायलॉग। बिल्कुल, इमरान खान साहब कहते हैं कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फ्रस्ट्रेशन है। क्या प्लान है इनका? आज क्या किया इन्होंने? पहले इस्तीफे लतीफे, फिर क्या जी मीनारे पाकिस्तान पे पता नहीं क्या क्या कर लिया इन्होंने। आज जलसा हो गया ना, कल बात होगी खत्म, उसके बाद नहीं होगी। हमारे जलसे के आज भी आफ्टर शॉक से आप मेंशन भी कर रहे हैं, आज भी बात होती है हमारे जलसों की जो हमने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख में। इमरान खान अकेले, ये तो पीडीएम का पूरा करप्ट टोला, एक पूरा इत्तेहाद मिलके किए, एक अकेले इमरान खान। लेकिन ऑब्वियसली रिस्पांसिबिलिटी तो पीएमएलएन पर है, लाहौर के जलसे के उन्होंने क्राउड
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके बाद गए। इनके अपने लोग, मैं नाम नहीं लेता, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि मरियम की उस सियासत से बिल्कुल मुतनफिर हैं और वो इनके साथ नहीं है। नहीं, नाम क्यों नहीं ले रहे आप? नाम लेके बताएं कौन लोग हैं ऐसे। नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए ना जी, नाम नहीं लेना चाहिए। सारी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी आज। अच्छा जी, क्यों नहीं देते इस्तीफे? क्यों कहते हैं लोगों के घरों का घेराव करेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे? धमकियां क्यों देते हैं अपने लोगों को? धमकियां, हाउ इंसल्टिंग। आगे कितना इंसल्टिंग है शहजाद साहब। शहजाद साहब अपनी चोरी बचाने के लिए, अब सारे लोग इनके साथ नहीं है ना, एक टब्बर है पूरा, बाहर बैठे हैं, खुद बाहर बैठे हैं, बेटे बाहर बैठे हुए, समधी बाहर बैठे हुए, सारे बाहर है, लोगों को कहते निकले, लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब की राय प्रोग्राम में शामिल लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं हर लिहाज से। देखिए हर लिहाज, और दूसरी चीज, दो चीजों पे अटैक है, सिंपल। एक लोगों की जानों पे और दूसरा पाकिस्तान की उभरती हुई इकोनॉमी के ऊपर। मैं उस पर बात करता हूं। मुनीफ फारूक साहब, आपकी क्या असेसमेंट है इस जलसे के हवाले से? जैसे कहा था कि आर्या पार होगा, उतना इंपैक्ट क्रिएट कर पाया है पीडीएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, जो फर्स्ट अकाउंट है वो जिस तरह आमिर मीर साहब फरमा रहे थे उन्होंने दिया। अब उसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि जलसा कितना बड़ा था या कम था, लेकिन मेरे ख्याल में ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना शायद आमिर मीर साहब के लिए कुछ सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये शायद बहुत अरसे पहले से पता था कि जलसा होगा। हुकूमत की तरफ से पहले ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर उसके एरियल शॉट्स दिखाए जाएंगे कि बड़ा फ्लॉप जलसा है, फारग हो गए, पैथेटिक हो गया। बिल्कुल इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ऑपोजिशन सारी ये कहेगी कि जी बड़ा जबरदस्त जलसा है और हमने बड़ा जबरदस्त पावर शो किया। सो मेरे लिए ये दिस इज नॉट इवन अ न्यूज टू डिस्कस कि जी कितना बड़ा जलसा था और कितना बड़ा नहीं था। हाँ, व्हाट मैटर्स हियर इज कि क्या वाकई जिस बात का जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है कि उनसे राब्ते करने की कोशिश की जा रही थी, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन को एंगेज करने की कोशिश हुकूमत की तरफ से नहीं कहीं और से की जा रही थी और कोई एंगेज करने की कोशिश कर रहा था? अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर इसका इम्पैक्ट जरूर है, इसका मतलब जरूर है। जाहिर बात है कोई नहीं चाहता मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस हो या इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन क्या इसके बाद ऑपोजिशन इस स्टेज में, इस जगह पर है कि वो अगली दफा जाकर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी और जिस तरह का लॉन्ग मार्च वो कह रहे हैं वो लॉन्ग मार्च भी कर देंगे और जाकर रोक भी लेंगे इस्लामाबाद में और वही कुछ करने की कोशिश करेंगे, वही अलाउ मी टू से वही थिएटर लगाने की कोशिश करेंगे जो 2014 में लगाया गया था। सो मेरा नहीं ख्याल, अभी भी मैं आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे अभी भी नहीं लगता कि इस सारे जो ये पॉम्प एंड शो है इसका कोई इम्पैक्ट होने जा रहा है। क्योंकि ये मैं 10,000 मरतबा कह चुका हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि हमारे मुल्क में जो तब्दीली की मशीन है, जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज है या जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, वो ना अवाम है ना ही सियासी ताकत है। हाँ। वो कहीं और से तब्दीली होती है, अवाम से तब्दीली नहीं आ सकती। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये एक रिवाज रहा है और शायद अब भी यही रहेगा। बाकी जलसा, उसकी अहमियत क्या है, ठीक है, ऑपोजिशन ने कहना मैंने इसीलिए सवाल ये नहीं किया कि जलसा बड़ा था या छोटा था, मैं पूछ रहा हूं इम्पैक्ट क्या था। वो इम्पैक्ट अफरादी कुव्वत से भी होता है, वो इखलाकी कुव्वत से भी होता है, और तकरीर में क्या ऐसी बात करें, क्या ऐसा प्लान दे रहे हैं, उससे भी होता है। तो आपको लग रहा है कि वाज़ेह प्लान पीडीएम के पास है कि यहां से लेकर लॉन्ग मार्च तक क्या करेंगे, या जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये ना समझे कि हमने फैसले नहीं किए हुए, हम शायद बताना नहीं चाह रहे, अपने पत्ते दिखाना नहीं चाह रहे? देखिए, फैसले तो इन्होंने जारी बात है, ऑपोजिशन है, इन्होंने इकट्ठे बैठ के किए हुए हैं। वो इनकी कुछ स्ट्रैटेजी भी होगी कि इन्होंने नेक्स्ट फेज में क्या करना है। अब अगर देखें तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक मिड दिसंबर, और अगर इन्होंने जनवरी के एंड तक इंतजार करना है तो तकरीबन 1.5 महीने का बीच में वक्त है। उसके बीच में बिल्कुल खामोशी रखनी है, उस खामोशी के अंदर क्या कुछ करना है या नहीं करना है, या बिल्कुल खामोश रहना है और वो एक सुकूत सा है। अगर इतना आपने बीच में वॉइड पैदा कर देना है और कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑपोजिशन की तरफ से नहीं होगी, तो वो स्टीम कहां से आएगी जिससे आपने हुकूमत को थ्रेटन करना है। साथ दूसरी बात ये शहजाद साहब के ये इस बात को जरा समझने की जरूरत है शायद ऑपोजिशन के लिए भी, कि इन्होंने ये सब कुछ करना है तो किस जोर पर इमरान खान को इन्होंने निकालना है, किस तरह, यानी कि इनका ख्याल है, जो अब भी कई इनके लोग कहते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे और फोन आ जाएगा इमरान खान साहब का हाँफते हुए कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ आपसे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो लॉन्ग मार्च की आपको भी याद है हालात और थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के लिए भी बड़ा थ्रेट था, इस्लामाबाद अंडर सीज था, पर वो नहीं उतार सके ना, नहीं गिरे। आपने 2-3 वैलिड पॉइंट रेज किए, मैं चाहूंगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब से इसका जवाब ले लें। मिफ्ता इस्माइल साहब, एक तो ये सवाल है कि जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होगा वो स्टीम कहां से क्रिएट करेंगे, क्या ऐसा प्लान है, जरा हमसे शेयर कीजिए। और दूसरा, कैटलिस्ट ऑफ चेंज जो पाकिस्तान की सियासत में होता है वो फैक्टर आपके साथ नहीं है, तो शायद आपके अगर वो आपके साथ नहीं तो आपकी कामयाबी के इम्कानात भी उतने ही कम हो जाते हैं फिर।
जी, एक तो मैं पहले ये एनआरओ की बात कर दूं कि देखिए एनआरओ तो सिर्फ इमरान खान ने और अलीमा खान ने लिया है साकिब निसार से, जो आज बात भी हुई है, मियां साहब ने भी करी है कि एनआरओ पे तो ये जिंदा है, ये नहीं जस्टिफाई कर सकते थे कि अपना ये बनी गाल 1.5 लाख रुपए साल के इनकम टैक्स नहीं देता है, ये नहीं बता सकते थे कि जमान पार्क में 12-15 करोड़ रुपए का मकान कैसे बनाया जो आदमी 1.5 लाख रुपए साल का इनकम टैक्स देता है जिंदगी पर। तो एनआरओ तो इन्होंने लिया है सिलाई मशीनों की बात करके, एनआरओ हमको नहीं चाहिए। और ये हमेशा झूठ बोलते हैं ये लोग कि एनआरओ मांग रहे हैं। भाई नाम बता दो किसने मांगा एनआरओ, बता दीजिए नाम के किसने बता दीजिए, हमको बदनाम करिए ना, अलग ऐलान करिए। ये कहना कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ तो वो मिफ्ता साहब ये यहाँ पर फैसल जावेद साहब ने वो डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है, वो जो ड्राफ्ट था नैब कानून में तरमीम का ऑपोजिशन का। दिखाएं एनआरओ किसने मांगा है, नाम बताएं किसने मांगा है। हर वक्त ये कहते हैं एनआरओ नहीं मांगेंगे, मतलब भाई आप किस कानून के तहत। मिफ्ता इस्माइल साहब मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आप देख नहीं सकते, लेकिन वो फैसल जावेद साहब ने वो डॉक्यूमेंट उठाया हुआ है जो चेंज थे नैब कवानीन में, जो चेंजेस प्रपोज किए थे वो दिखा रहे हैं कि ये एनआरओ है। शहजाद भाई मेरी गुजारिश सुन लीजिए, और उस पर मैं और प्रोग्राम पे भी बात कर चुका हूँ और ये बात भी खुल गई है, लेकिन और उस पर करनी है तो बात बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन सच्ची बात ये है कि एनआरओ जो है अब तक 2 लोगों को मिला है पाकिस्तान में। साकिब निसार साहब ने इमरान खान को दिया है और साकिब निसार साहब ने उनकी बहन को दिया है। ये बात तो तय हो गई कि एनआरओ पे कौन जिंदा है। ये बात भी तय हो गई कि टैक्स क्या है वो कौन पूरे नहीं देता है। ये बात भी पता है कि कौन अपने मकान को भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, किसकी इनकम ही कोई नहीं है लेकिन वो रिहाई जो है वो अरबों की। अब उम्मीदें किससे वाबस्ता है? अगर कैटल ऑफ चेंज आपके साथ नहीं है तो जैसे मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा आप लॉन्ग मार्च करेंगे और वो फोन करके खान साहब कहेंगे ओके ठीक है मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं। कोई इस तरह नहीं होता है। लेकिन ताकत का सरचश्मा, इस पे हम बहस कर रहे हैं कि ताकत का सरचश्मा हम समझते हैं अवाम है, ताकत का सरचश्मा कुछ और नहीं होना चाहिए। हम अपना केस अवाम के पास लेके गए, हम किसी और से कोई चीज नहीं मांग रहे। इसलिए वो बिलावल भुट्टो ये सब कह रहे हैं कि कोई वक्त नहीं है डिसनेगोशिएशन का। हमने तो आवाम के सामने रखा है। और ये सिर्फ नहीं है कि लाहौर में हमने बड़ा जलसा किया है, हमने कराची में भी बड़ा जलसा करा है, हमने कोयटा में भी बड़ा जलसा करा है, हमने गुजरांवाला में भी बड़ा जलसा करा है, मुल्तान में भी हमने बड़ा जलसा करा है। इसके बावजूद कि इन्होंने क्या हथकंडे किए थे, और पेशावर में भी किया है। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान के हर जगह पे लोग लेके आए, हम अपने आवाम के सामने बात रख रहे हैं जो हमारा कानून। सही, मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब मुझे अगर मौका दीजिए मैं एक ब्रेक ले लूं और इसके बाद इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आज के जलसे के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ हामिद मीर साहब हैं, मुनीफ फारूक साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं। फैसल साहब क्या राब्ता कर रहे हैं आप अब ऑपोजिशन के लोगों से? बार बार अब कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से राब्ता हो रहा है, तो कोई डायलॉग स्टार्ट करने का इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने? ये जो फोन वाली बात की है ना, इसने क्या नाम है लड़के का, बिलावल जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। जी जी जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। ओके जी, उनके लड़के ने बात की है कि फोन की कोई बात की है। भाई जो आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं है, वो मसरूफ़ है अवाम की खिदमत में। The number you have dialed, उनको समझ नहीं आएगी। The number Bilawal you have dialed is not responding at the moment. Please wait for 3 years. Dial after 3 years. जब इलेक्शन होंगे दोबारा फिर ये सड़कों पे आएंगे, क्योंकि फिर कहेंगे धांधली होगी, क्योंकि इमरान खान ने फिर आ जाना है। लेकिन अगर आप लोगों ने राब्ता नहीं किया है तो सवाल ये पैदा होता है कि आप राब्ता क्यों नहीं कर रहे? क्या आप इंतजार कर रहे हैं सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे? लेट्स एक सीरीज देखते हैं शहजाद साहब। अब आपने टॉपिक छेड़ दिया है। पहला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहला जब कौम से खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे, पहली स्पीच इन्होंने शोर शराबा किया और कहा पहले 5 मिनट में कहा गवर्नमेंट फेल हो गई है। वहां से इन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू की। उसके बाद कश्मीर कॉज हेडलाइंस में था, ये मौलाना के साथ कंटेनर लेकर आए, कश्मीर कॉज को बैक बर्नर पे डाल दिया, अपने आप को आगे कर दिया। जॉइंट सेशन कश्मीर का, उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। फैटिफ के ऊपर जब हम इनके साथ बैठे बातचीत करने के लिए, फिर उन्होंने मशरूत कर दिया इस चीज से कि हम आपको फैटिफ में तब बिल देंगे जो इंतहाई अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन थी। इन्होंने कहा जब हमें इमरान खान साहब हमारे साथ ये एनआरओ करेंगे। फिर आगे चलते हैं, कोरोना के अंदर इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की। जब हम इनके साथ बैठते हैं तब ये फर्रा लेके आते हैं, कहते हैं हमें ये दे दो। भाई बात ये है, इसके बगैर आए ना इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हम कहते हैं, यहीं से बात आगे हम कोरोना के ऊपर कहते हैं, यहीं से बात आगे बढ़े। अब देखिए, लेकिन ये मत लेके इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत तो छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाएगी, मैं चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। आगे मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप चाहते हैं, आप हुकूमत में, आपकी जिम्मेदारी है कि सियासी इस्तेकाम भी रहे, माशी इस्तेकाम भी उसी से आपको मिलेगा, तो क्या अब आप एक गैर मशरूत डायलॉग का आगाज करेंगे? उनसे कहेंगे कि ठीक है आप आके बात करें, और अगर ये दोबारा ये इस तरह की कोई बात करते हैं तो आप आके फिर अपना रद्दमल दे सकते हैं। तो कोई इनिशिएट करेंगे आप डायलॉग, या सड़कों पे आने देंगे जैसे आप लोग आए थे और इनको भी लॉन्ग मार्च करने देंगे, धरना देने देंगे?
ये तो जलसियाँ इनकी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मसला ये है कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, वो एक मसला है। अदरवाइज़ पता है क्या आपको मैं बताऊँ, अगर ये हमने अभी भी इनको बुलाया, अभी भी असद कैसर जो स्पीकर हैं उन्होंने कोरोना के ऊपर कमेटी में बुलाया इनको, ये असल में ये क्यों नहीं आते, या आते हैं तो ये लेके आते हैं, ये कहते हैं अगर इमरान खान साहब ये दे दें हमें एनआरओ, हाँ माइनस दिस, अगर आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब हो माइनस दिस माइनस नो एनआरओ, यस। चले अब मिफ्ता इस्माइल साहब, अब हुकूमत एक ही बात कर रही है बार बार के माइनस एनआरओ हम बात करने के लिए तैयार है। क्या आप समझते हैं कि मामला अभी भी ऐसे हैं जिनको डायलॉग के जरिए हल किया जा सकता है ताकि हुकूमत का नुकसान ना हो लेकिन कम से कम मुल्क का नुकसान ना हो? हुकूमत के नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा, मुल्क का नुकसान ना हो, मईशत ना रुके और मामला जो है इशूज जो है वो चलते रहे। देखिए शहजाद, बद अखलाकी के साथ बात करने से, बिलावल भुट्टो को वो लड़का बोलने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ जाती, नहीं बढ़ जाती। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हुक्मरानी आपको बदलती नहीं है लेकिन आपका चेहरे पर से नकाब उतार देती है। और हमने देख लिया कि ये कितने गैर जमहूरी लोग हैं, ये कितने फैशिस्ट लोग हैं कि ये अवाम की इज़हार राय को रोकते हैं, ये जलसों को रोकते हैं, ये खुद लोग जो धरना देते थे ये सब बातें करते हैं। और हम तो कहा है कि हमें नाम बता दीजिए किसने एनआरओ मांगा है आपसे। और एनआरओ, मैंने फिर गुजारिश करता हूँ कि एनआरओ पे तो सिर्फ 2 लोग चल रहे हैं, इमरान खान साहब चल रहे हैं और इनकी हमशीरा चल रही हैं कि इनको साकिब निसार साहब ने, इन्होंने अपने भाई के थ्रू, नईमुल हक साहब फोत हो गए, उनके थ्रू मैसेज भेजी थी एनआरओ के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने भाई के थ्रू कौन सा एनआरओ मांगा है हमने? मकसूद इस्माइल, क्या नाम है? क्या कराए? वो कह रहे हैं कि आपके भाई मकसूद इस्माइल साहब ने, मकसूद इस्माइल साहब जो आपके भाई हैं, उन्होंने नईमुल हक से बात की थी एनआरओ के लिए। किस चीज के एनआरओ के लिए? किस चीज के एनआरओ के लिए फैसल साहब? इनके ऊपर वैसे सारी चीजें, और क्या ये सारे किस चीज से एनआरओ? सर एक मिनट, स्पेसिफिक रहना, बार-बार उसको आगे बढ़ाए ना डिस्कशन को। वो कह रहे हैं आपके अपने केसेस के हवाले से। मर गया आदमी उसका नाम ले रहा है, झूठ बोलता है, तुमको शर्म नहीं आती है? बेगैरत। पैनिक होगी ना? पैनिक क्या हो गया? तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अभी बोलता हूँ, दिखाओ किसने एनआरओ मांगा है? क्या उन्हें अपने बाप की औलाद है तो बता कि कब मांगा है एनआरओ? नहीं भाई फोत हो गए, नहीं भाई फोत हो गए, नहीं भाई जिंदा होते तो बताते, लेकिन अपने बाप की औलाद है तो किसने एनआरओ मांगा है? ओके, ये मिफ्ता साहब आराम से डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या है? क्या बोलता है? वो कह रहे हैं क्या? ये पूरी पाकिस्तान जानता है कि मिफ्ता इस्माइल इज एन ऑनरेबल मैन। ये इनकी तरह नहीं है कि किसी के टुकड़ों पे पलता है। ये क्या है? ये क्या है डॉक्यूमेंट? ये वो बात तो नहीं है ना जो आपने की थी। आप तो नहीं भाई, मकसूद साहब ने किया था, फोत हो गए। अब मैं ये तो है ना, नहीं ये तो है ना, अब इनके सारे केसेस वो भी सामने ले आएंगे। नहीं बात दूसरी तरह नहीं, इनके केसेस मैं आपको बताता हूँ। चौधरी शुगर मिल एक बात कर रहे हैं कि उनके भाई मैं केसेस भी आपको, मैं आपको कह रहे हैं कि आपने उनके भाई के ऊपर इल्जाम लगाया तो नहीं मुल्क से बात। एक सेकंड शहजाद साहब, 1% एट अ टाइम। केसेस भी बता देता हूँ मैं, केसेस भी बता देता हूँ। चौधरी शुगर मिल, अल अजीजिया, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट, ये सारा इन्होंने लिख के दिया है भाई, लिख के दिया। ये तो आपने लिख के दिया ना, पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने लिख के दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब आपको नाम भी बता देंगे लोगों के, शाह महमूद कुरैशी साहब आपको नाम भी बता देंगे उस निशस्त में कौन कौन था। और ये लिख के दिया है, जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया वैसे ही नहीं किया। आप बार बार एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान साहब से, बार बार मांग रहे हैं। अच्छा चले, ये बात हम दोबारा रिपीट करें। इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब मुझे एक जवाब दे दीजिए कि क्या कोई आपके भाई ने ऐसा राब्ता किया था नईमुल हक साहब से आपके केसेस के हवाले से जो ये कह रहे हैं फैसल साहब? मैं तो पहले माजरत चाहता हूं, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन उन्होंने बहुत बदअखलाकी की और बहुत गैर मुनासिब और झूठी बात करी। गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, झूठी बात करी। देखिए नईमुल हक पता नहीं इंतकाल कब हुआ है, मैं तो अभी जेल में गया हूँ। और नईमुल हक से मेरे भाई की दोस्ती थी, मेरी भी दोस्ती थी, एक दूसरे को सब जानते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मतलब कब एनआरओ किससे किस चीज का मांगेंगे एनआरओ? हम कब मांगा है? खुदा ना मैं तो सबूत लेके आया हूं ना मुफ्ता। वो तो एक स्पेसिफिक केस की बात करें, इसमें तो नहीं लिखा हुआ ना वो। मैं चाहता था जवाब उनका क्या नहीं लिखा हुआ? सब लिखा हुआ है इसमें कि इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब के भाई ने नईमुल हक से राब्ता किया। सर मैं इन्होंने, सवाल ये नहीं है, वो तो कह रहे हैं राब्ते थे, उन्होंने खुद तस्दीक की है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो केसेस उन्होंने, सवाल क्या है। और बात सुने, आप रिलैक्स करें, आप क्यों इतना वो कर रहे हैं? इजी, मैं भी ऊंचा बोल सकता हूँ। मेरी बात सुनो, देखो तुम झूठ ना बोलो। आप पहले ये बात आपने अभी करी कि मेरे भाई ने नईमुल हक से एनआरओ मांगा, उसका कोई प्रूफ दिखा दो, कोई प्रूफ दिखा दो। नईमुल हक के बेटे से पूछ लो, अभी आपने खुद मान लिया, अभी इन्होंने पूछा, आपने कहा हाँ राब्ते थे। नईमुल हक के इंतकाल को तो बहुत अरसा हो गया, मैं तो अभी जेल में गया था।
मेरे ख्याल से नईम मुल्क has been dead for a long time, एक डेढ़ साल हो गया। नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत आने के काफी अभी महीनों बाद हुआ इंतकाल। चले, अच्छा अभी जेल में गया हूँ। चले, अब इस बात को जरा आप सोचो तो सही कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन हर बात पे इनको झूठ बोलना है। देखिए ये इस किस्म के झूठ बोलते हैं। अब जिन्होंने बात डाल दी, अब आप देखेंगे ट्विटर पे ये अब सारे पीटीआई वाले करेंगे ये, क्योंकि झूठे हैं। फंडामेंटली ये लोग झूठ बोलते हैं। और मैंने तो बात नहीं टाली है, मैं तो उधर ही हूं। एनआरओ लिया है, दो लोग जिन्होंने एनआरओ लिया है, वो एक इमरान खान है और एक उनकी हमशीरा है। अच्छा, चलो अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, अब मुझे बताइए एक सेकंड सर, अब ये बात आप वो 100 दफा पेपर दिखा चुके हैं, आगे तो इमरान खान की हमशीरा का जिक्र किया, एक सेकंड ठहरे। इमरान खान की हमशीरा कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्ड करती थी? सबसे पहले तो ये बताएं, और दूसरा वो क्लियर है, मुझे बताएं। और इमरान खान की बात करते हैं आप, इमरान खान साहब को आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया। आप सुप्रीम कोर्ट लेके गए, 1 साल से ज्यादा मुकदमा चला, एक पाई का हिसाब दिया, उस पैसे पे जो बाहर कमाई की, और एक पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लेकर के आए, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी, 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया। मुझे फायदा नहीं होगा, मैं आमतौर पे पैनल डिस्कशन करवाता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये डिस्कशन आगे बढ़े, इसलिए मुझे जरा मुनीर फारूक साहब से पूछे आप इसको इनको कहेंगे डिनाई कर दें। साहब आप 600 दफा दिखा चुके हैं, मेरा शो आगे नहीं बढ़ेगा। एक बात की है शहजाद, उन्होंने क्या सबूत दिखाओ। मुनीर फारूक साहब, ये है सबूत। वो कह रहे मेरे भाई ने बात की थी नई मुल्क से, उसका सबूत दिखाएं। नहीं, ये बात नहीं है, चीज क्या मांग रहे हैं ये बात है। अच्छा चले, अब आगे बढ़ता हूं। मुनीर फारूक साहब, अब मुझे जरा ये बात बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हुकूमत कहती है कि हमने भी बात नहीं करनी उनसे, और एनआरओ के बगैर बात हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए? क्या वे फॉरवर्ड है? वरना तो एक क्योस नजर आएगा अगर सड़कों पे निकलती है लॉन्ग मार्च और धरने के लिए ऑपोजिशन। देखिए, जो शहजाद साहब, जो अलमिया है वो यही है जो अभी पिछले 5 मिनट में आपने देखा कि एक्चुअली हॉस्टिलिटी इतनी बढ़ गई है कि अब आप देखिए जो हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या ख़ास तौर पे जो अपोजिशन की, अब जैसे मिफ्ता साहब की जमात है, इनमें क्या बात हो सकती है? ये कहीं बात होगी, कहीं बैठेंगे तो इसी तरह लड़ेंगे या इसी तरह तल्ख कलामी होगी। और एक जो प्रॉब्लम है, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी हुक्मरान जमात के अंदर नहीं होना चाहिए, वो ये कि आपको मैग्नानिमिटी दिखानी पड़ती है। आपको हर वक्त, आप जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आपने इंतखाब जीतना होता है, तो उस वक्त आप ठीक है दूसरे को बैड माउथ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वंस यू आर इन द गवर्नमेंट और आपको थोड़ा सेल्फ अश्योर्ड होते हैं कि भाई अब ठीक है हुकूमत बन गई है, तो फिर आपने मुख्तलिफ तरीके से खुद को कंडक्ट करना होता है मेरे मुताबिक। और मुझे यही लगता है कि हुकूमत को बड़ा दिल करने की ज़रूरत है, ज़रा मैग्नानिमिटी दिखाने की ज़रूरत है। हर वक्त दूसरे को गाली देना, बुरा भला कहना, आप चोर, आप डकैत, आप फलाने, आप देखिए जो कुछ है वो सबके सामने है, वो छुप नहीं सकता। मियां नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं, अगर केसेस हैं या जो कुछ भी मामलात हैं, वो किसी से छुपे नहीं है, लाइकवाइज जरदारी साहब के भी। सो इस चीज़ से ज़रा मेरे ख्याल में हुकूमत को निकलना चाहिए। बीमारी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई वुड नॉट से, बट ये एक सिंड्रोम है, और ये सेल्फ राइटियसनेस का एक सिंड्रोम है जिसका फिलहाल शिकार है हमारी हुक्मरान जमात। इस चीज से खुद को बाहर निकालें, थोड़ा इंगेज करें, क्योंकि देखिए अगर ये लोग अगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी हो जाता है, और खुदा ना खास्ता, मैं तो इसके उस वक्त भी मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ हूँ कि पाकिस्तान में कैपिटल को अंडर सीज करके और वजीर आजम को या हुकूमत को हॉस्टाइल बना के हुकूमतें नहीं गिरनी चाहिए। बट ठीक है, मैं इस पर एक ब्रेक के बाद जरा मिफ्ता इस्माइल के लिए पूछूंगा कि क्या ये आपका प्लान है, लेकिन इससे पहले मीर साहब, क्या हुकूमत बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज सुबह ट्वीट किया, वो अपने कुत्तों के साथ खेल रहे थे उस वक्त जब पीडीएम जो है वो सर जोड़ के बैठी थी कि क्या बात होगी, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। पिछले 2 दिन में हुकूमत ने किया, इससे इनका काफी मजाक बना है, तो उस अपनी जो उनका मजाक बना उसको छुपाने के लिए, अपनी बुखलाहट को छुपाने के लिए आज ये कुत्तों के साथ तस्वीरें जो है वो ट्वीट करते रहे। सिर्फ इन्होंने नहीं की, मुराद सईद साहब ने भी किया। तो कुत्ते के साथ ट्वीट करना कोई बुरी बात नहीं है, परवेज मुशर्रफ साहब भी किया करते थे और अब इमरान खान साहब भी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपनी वो बुखलाहट जो है उसको छुपाने की कोशिश की है। जो अच्छा, ब्रेक ले लूं और इस ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल जावेद साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मुनीर फारूक साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, अब जरा मुझे बताइएगा कि अगले 40 दिन का आपका प्लान क्या है, क्योंकि ये सुनने में आया था आप पहिया जाम भी करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, हड़तालें करवाएंगे। तो ये अगर आप करने जा रहे हैं तो इस बात पर तो आप हुकूमत में थे जब, तो अपोजिशन पे तनकीद करते थे, पीटीआई पे तनकीद करते थे कि इससे मईशत तबाह होती है, मईशत का पहिया रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। तो आप लोग तो एक तजुर्बेकार सियासी जमात है, आप लोग खुद इनको मना करते थे, अब वही काम आप करने जा रहे हैं।
शहजाद, एक तो ये कि जो बात लोग करते हैं ना कि हम इस्तीफा कब देंगे, देखें जो 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 गेम हमारी है वो इस्तीफा देने की नहीं है, इस्तीफा लेने आए हैं और इस्लामाबाद जाके इनसे इस्तीफा लेके आएंगे। जो आज बात मौलाना साहब ने भी करी है, मेरा बिलावल भुट्टो ने भी करी है, और हम तो ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। देखिए, ये बेईमानी के इलेक्शन से आए हैं। नहीं मुफ्ती साहब, मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग कहते थे जलसों से, धरनों से, लॉन्ग मार्च से मईशत तबाह होती है, सियासी अदम इस्तेकाम से इन्वेस्टर नहीं आता, तो अब आप वही काम करने जा रहे हैं, पहिया जाम करेंगे, धरना देंगे, जिस पर आप तनकीद करते थे। शहजाद भाई देखे ना, हमने जब ये करा, हमने जब ये लॉन्ग अपने मूवमेंट शुरू करी, जलसे करे, तो चीनी सस्ती हुई। अब इन्होंने इस बार नई साल चीनी के जो है कोई प्लान नहीं करा चोरी का। हमारे प्रेशर से 2-4 रुपए आटा सस्ता हुआ है, अल्लाह करेगा थोड़ा और प्रेशर लगेगा। लाहौर का जलसा आज हुआ है, इतने लोग आए, कल अल्लाह करेगा तो थोड़ा आटे की कीमत में और कमी आएगी, बुजदार साहब थोड़ी सी रियायत देंगे, थोड़ी सी चोरी कम करेंगे। हमारा प्रेशर है, अल्लाह करेगा तो शायद दवाइयों को भी शायद चोरी खत्म कर दें। हमारा प्रेशर होगा तो LNG वक्त खरीदेंगे, और जो अरबों का नुकसान LNG में कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। हमारा प्रेशर होगा तो मालम जब्बा की और मिडियन ट्री सुनामी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऑपोजिशन को इसी किस्म के इश्यूज पे प्रेशर रखना चाहिए, ना कि सिर्फ यही कहें कि गो इमरान गो और इस्तीफा मांगे, जैसे इमरान खान साहब कहते थे 5 साल पूरे कर रहे थे। इन चीजों पे प्रेशर जरूर रखें आप, यही होना चाहिए। मुझे 5 साल तो उस वक्त अपने पूरे करने देना कि ईमानदारी से इलेक्शन में आए, ये तो बेईमानी करके आए हैं। देखें, ये तो बात है ना कि ये बेईमानी करके आए, ये लोग तो नहीं जीते थे। हम तो कह रहे हैं कि आप वोट को इज्जत दो, सही तरीके से गिन लो, कोई मसला ही नहीं है। अगर ईमानदारी से इलेक्शन जीतते हैं तो इमरान खान साहब 5 की 20 साल हुकूमत करें, अल्लाह उनको और कामयाब करे, हमारा मुल्क तो खुश होंगे। बिल्कुल, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई इसमें वो नहीं है। अगर जो भी आदमी जीतता है, इमरान खान जीतता है या कोई और आदमी जीत जाए, अगर वो या कोई और जीत जाए, अगर वो इलेक्शन में जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब लेने दीजिए। जी फैसल जावेद साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रेशर की वजह से फायदा भी हो रहा है आवाम का, चीनी सस्ती हो रही है, आटा सस्ता हो रहा है। इनकी वजह से जो हालात हुए हैं पाकिस्तान के, वो सबके सामने हैं। 30 साल बारी बारी इक़्तिदार में आते रहे हैं, इनकी वजह से ये सारी गुर्बत, महंगाई, ये सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से हुई हैं। ये मुझे बताया कि इनके लीडर्स की बारजदादे नहीं है, बताएं। अल्लाह को आज़न, मैं अल्लाह को आज़न आज़र जान के कहता हूँ इमरान खान की बारजदादे नहीं है। इमरान खान ने जो करना है मुल्क के लिए कर रहा है, ना उन्होंने मिलें लगानी है, ना कारोबार लगाने हैं। मार्च होगा, जो कर रहे हैं मुल्क के लिए कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च होगा और धरना होगा, तो हुकूमत ने जैसे आज लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी, वैसे ही आप इजाजत देंगे कि इस्लामाबाद आए? जितने दिन आप ये पहले भी तो इस्लामाबाद आए थे ना, क्या हो गया था? सेल्फियां लेके वापस चले गए। ठीक है, दोबारा आने की इजाजत क्या हो जाएगा? दोबारा आने की इजाजत होगी इनको इस्लामाबाद? इजाजत तो नहीं होगी, लेकिन हम तसादुम की तरफ भी नहीं जाएंगे। ठीक सही है। क्या ये मुमकिन है कि मुनीर साहब कि वो लॉन्ग मार्च भी करें और तरफ हालात ना जाए, अगर आपस में बैठ के बात करने के लिए तैयार भी नहीं है दोनों ग्रुप्स? देखिए, बात होना तो शायद मेरी नज़र में शायद मुश्किल है, क्योंकि जो मैंने बता दिया जितनी तलखी है मौजूद इनमें। लेकिन हाँ, अगर वो सर्विस अवेलेबल हो गई और वो नंबर एकदम नेटवर्क पर आ गया और वहाँ से जवाब मौसूल होना शुरू हो गया अपोजिशन के हक में, तो फिर शायद बहुत कुछ हो सकता है हमारे मुल्क की सियासत। सही है। मीर साहब, आपने भी कहा था कि एक्सपेक्टेड है कि बड़े बड़े ऐलानात आज हो सकते हैं, लेकिन आज तीनों लीडर्स ने की हैं, चाहे वो बिलावल साहब हो, मरियम साहिबा हो या फिर फजल रहमान साहब, वो वही बातें हैं जो हमें इजलास के बाद पता चली थी। आज कोई नई तारीख नहीं दी गई कि कब हम इस्तीफे स्पीकर्स को देने जा रहे हैं, या स्पेसिफिकली लॉन्ग मार्च कब होगा, या इस लॉन्ग मार्च के दौरान हमारा प्लान क्या है, किस तरीके से मोबिलाइज करेंगे लोगों को। इस पर बात नहीं की आज, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये PDM की क़यादत जो है वो कुछ थोड़ी सी डिसेप्टिव है। आज के जलसे से पहले PDM ये तासुर दे रही थी हम जनवरी के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान ने उसको मजीद मुबहम कर दिया है कि हम जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में लॉन्ग मार्च करेंगे। तो एक उन्होंने मजीद कंफ्यूजन क्रिएट किया है। मुझे नहीं पता कि वो मीडिया को कंफ्यूज करें या हुकूमत को कंफ्यूज करें, लेकिन जो उन्होंने बातें कुछ तय की हुई है आज के इजलास में भी वो उन्होंने तय तो कर ली है, वो आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगी। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी ना, बिलावल भुट्टो जरदारी जिनसे सबसे ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी हुकूमत को कि जनाब ये जो है वो अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चल पाएंगे, उन्होंने तो आज कह दिया कि हमने तो डायलॉग ही नहीं करना और फोन करने बंद कर दो, और वो जो नून में से शीन निकालने वाली बात थी वो भी खत्म हो गई। मेरा ख्याल है कि अपने अपने देखने का अंदाज है। मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें वाज़ेह हैं
और बहुत सी चीजें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब और हमारे तमाम मेहमानों का जो कि इस प्रोग्राम में थे। हमारी इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर अब भी कंफ्यूजन है, खासतौर पे सिंध असेंबली से इस्तीफे देने के हवाले से तो ज़्यादातर पार्टी में लोग कन्विंस नहीं है। इवन नेशनल असेंबली के हवाले से भी कह रहे हैं कि फैसला CEC में होगा, जबकि पहले वो इजलास में कह चुके थे PDM इजलास के बाद कि हम इत्तेफाक करते हैं PDM के एजेंडा से, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि फैसला CEC में होगा। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के कुछ अहम रहनुमा इस वक्त नाराज भी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।